हेलो गाइज, मेरा नाम है अवधेश कुमार और मैंने पिछले वीडियो में ऐसे ही कुछ बातें बताई थी और इस वीडियो में ही हम कुछ बात बताएंगे जिससे कि बकचोदी करेंगे। बकचोदी में पहला शब्द है बक और बकना का मतलब होता है बकना। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि जैसे कि अभी मैं अपने बारे में दिनचर्या का आज बताऊँ तो आज मैं सुबह 11 बजे लमसम सो के उठा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था तो काम किया, फिर नहा सुना कर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम डॉक्टर के यहाँ चले गए दवाई लेने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी चोट लगी है, जो कि घाव हो चुके हैं, तो बहुत वो दर्द कर रहा था, तो इसलिए हम दवाई लेने के लिए चले गए। दवाई लेने के आने के बाद हम थोड़ा देर फिर से रेस्ट किए, उसके बाद सो गए। सो के जब उठे तो पता चला कि हमारे यहाँ बगल की दीदी को देखने वाले आने वाले हैं, तो उसी में हमने फिर मदद किया। उसमें लोग आए तो उसके खाना की व्यवस्था किया गया, तो उसको हम पहले से खिलाने लगे और खिलाने के बाद तो हमने भी अपना मौज लगा लिया। हम भी खाना खाकर थोड़ा देर के बाद चाय एक गिलास पीकर अपना काम पर लगना का सोचे। फिर किया था इंस्टाग्राम खोल के चलाने लगे, उसी में मेरा 2 घंटा निकल गया। और जब मैं अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ तो इससे पहले भी मैं 1.5 घंटा इंस्टाग्राम चला चुका हूँ, मतलब आज मैं 3.5 घंटे बर्बाद कर चुका हूँ। और अब मेरी पढ़ने की बारी आ चुकी है, तो गाइज अब मैं पढ़ाई करने के लिए लेवल में जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, तो शायरी सुनिए कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जवानी की। बना खुद को काबिल इतना कि बना खुद को काबिल इतना कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। अगर शायरी अच्छा लगा तो ठीक है दोस्तों, हम अब अपना दूसरा शायरी बोलेंगे। बोलते हैं दूसरा शायरी बोलते हैं, ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई। एक नज़र क्या देखा तूने मेरी और ये ज़िंदगी तेरे नाम हो गई। और मज़ा आएगा दोस्तों। तो हम और शायरी ऐसे तो मैं एक्चुअली बहुत कम ही शायरी जानता हूँ, परंतु जो मैं बोलूँगा अच्छा ही बोलूँगा यारो। तो हम कुछ बात करें तो पढ़ने की वजह से कि मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, तो देखते हैं तो मैथ का मैं सूत्र कुछ पलटा रहा था, तो मैथ के सूत्र में कुछ होता है जैसे त्रिकोणमिति, तो इसका सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और इसे हमने अभी एक बार भी रिवीजन नहीं किया है। आप सोच सकते हैं हम कितना पागल है, लेकिन हम इसे रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ हम अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सपना है, क्योंकि सपना सच करने के लिए हमें मेहनत करना ही पड़ेगा और मेहनत करने के लिए हम जान भी दे सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसके आगे हम बताने के लिए अभी आपको बताएंगे। मात्र आप 2 मिनट का वेट कीजिए, मतलब थोड़ी देर रुक के हम फिर से आपके पास वीडियो बनाएंगे। आ चुके हैं हम अपने फिर से पढ़ाई पे। अभी हम बनाएंगे ये थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी फिजिक्स का। चलिए हमारे साथ आप भी थोड़ा सा सीख लीजिए। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो बताना है आपको अवतल लेंस में आवर्धन बराबर रहता है। ऑप्शन ए यू भी, ऑप्शन बी भी बटे यू बटे भी, ऑप्शन सी भी बटे यू और ऑप्शन डी यू प्लस भी। तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर होगा भी बटे यू। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है वायु में? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो हमारा ये भी आंसर सही है। तो हम अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हवा में प्रकाश का चलमान कुछ अलग होता है, तो वायु और निर्वात में कुछ होगा, तो कांच में कुछ होगा, लोहा में कुछ होगा, तो सबका मान अलग अलग होगा, मतलब भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो इसका हम ऑप्शन देते हैं आपको। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों सी, अपवर्तन। क्योंकि अपवर्तन के कारण ही प्रकाश का जल हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है, जिससे कि हम
कोई भी जैसे मछली पकड़ने हम जाते हैं तो मछली को हम एक डायरेक्ट नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो चाल ज़्यादा ऊपर में होती है। हमें लगता है कि ये इसी जगह ऊपर में है, परंतु हम उसे जैसे उतना उतना ही फोर्स से बोल लगाते हैं, लेकिन वो बहुत नीचे होती है, जिसके कारण वो भाग जाती है। आपको समझ में आ गया? तो हम नया क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? लेंस मतलब ये लेंस की बात करें तो लेंस में फोकस कितनी होती है? चलिए बता दीजिए आप। 2, 1, 3, कोई नहीं। तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। कहाँ ना जानती है हो? 2 का तो फोकस होता है ना भाई, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। कितना आसान सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना बड़े। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब 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 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु कहाँ रहेगी? फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी के बीच नहीं, फोकस पर। इसका सही उत्तर होगा फोकस और लेंस के बीच। क्या होगा? फोकस और लेंस के बीच। अगर फोकस और लेंस के बीच रहेगा तभी इसका प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बात कर रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें सिर्फ अवतल लेंस में ही बना सकते हैं। वास्तविक कहाँ पे बनेगा? अवतल लेंस। अगर आप लेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि लेंस दो दो मतलब अलग अलग टुकड़ों से बना होता है। तो मैं चाहूँ तो उसका आपको एक डेमो भी दे सकता हूँ कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस कैसा होता है। तो मेरी राइटिंग इससे भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि हम जैसे भी पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने का उम्र है तो पढ़ना तो ज़रूरी है ना मेरे भाई। मैं भी 10th में हूँ, 10th के बाद सोचा जाएगा कि हमें क्या करना है, लेकिन अभी तो हमें पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई। अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। भाई राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मेहनत में तो हम पक्के खिलाड़ी थे। हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बनाया है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आपको इससे नहीं दिखेगा भाई साहब, भाई मैं दिखाने में असमर्थ हूँ अभी, लेकिन मैं प्रयास तो किया था ना, ये बहुत है कि ये देख सकते हैं। अच्छे से दिख भी नहीं रहा है ना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस, ये जो है ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग तो इसे भी स्मार्ट बैठे हो। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी या प्रकाश केंद्र, तो उसे तो हम फोकस ही कहना चाहिए। 56 नंबर हम देखते हैं एक बार, तो 56 का सी फोकस ही हो जाएगा। मतलब अपना भाई सच बोल रहा था। अरे हम तो सच ही रहेंगे ना सर, हम लोग तो हर वक्त सच ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है। किसका बात कर रहा है? फोटोग्राफी, जिससे हम फोटो लेते हैं उसका अभिदृशक होता है। मतलब उसमें कौन सा बढ़ता रहता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी में तो उत्तल दर्पण होना चाहिए। 57 का क्या होगा? ओ माय गॉड, उत्तल लेंस होता है भाई साहब। अरे यार मैं भी गलती इसमें कर देता, अभी उत्तल लेंस होगा उसमें। तो 58 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और तथा लेंस संभवतः है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण माइनस है तो माइनस में रहेगा, तो हमें लगता है उत्तल लेंस, दोनों उत्तल ही होना चाहिए। 58 का डी।
तो 58 का भाई साहब सी दिया है, दोनों अब्दल होगा, माइनस में आए तब पर भी अब्दल अब्दल ही होगा, दोनों अब्दल होने चाहिए तभी होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 60 नंबर पढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, सबसे मतलब न्यूनतम किसमें होता है प्रकाश की चाल, तो वो होगा 60 का नंबर डी, कांच में। प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है, कांच में। कांच में अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक अच्छे होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक मैं बता दूं आपको कि 2.42 होता है, और ग्रेफाइट का घनत्व 2.2 होता है। और हम आगे के क्वेश्चन और बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपन उत्पन्न करता है प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपन कौन करेगा, प्रिज्म। प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से ही जब हम प्रकाश श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो उसे 7 रंगों में विभक्त कर देती है, जिससे कि वो 7 रंगों में हमें दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम इंद्रधनुष को देखते हैं। वही होता है कि जब बारिश होती है तो उसमें छोटे छोटे बिंदु प्रिज्म का जैसा व्यवहार करती है, जिससे कि हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ सकता है, यह देख भी सकते हैं उसे भाई। प्रकाश की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 75 का बी नंबर दिया है, मतलब 380। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 एनएम, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है 380 एनएम, मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होना चाहिए क्या, मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन मैं जानता हूँ एनएम है। तो आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों दिखता है, जल कण द्वारा सफेद के वर्ण विक्षेपन के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के, जल कण द्वारा अवशोषण। तो एक नंबर होना चाहिए 76 का ए, ठीक है भाई, 76 का ए मतलब होगा इंद्रधनुष रंगीन क्यों दिखता है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के कारण। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्यक प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, 77 का ए हो जाएगा लाल, लाल, लाल। इसके साथ हम अपना क्लास बंद करेंगे और यही तक हमारा रहेगा, और अगले दिन आपसे हम फिर से मुलाकात होगी, और अगले दिन हम फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।